बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। और बायोलॉजी की क्लास में खुश आमदीद। कल हमने बायोलॉजी का नया चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 4। इसका नाम है सेल। हमने कल ये सेल का चैप्टर स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि पहले चैप्टर में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो लेवल्स होते हैं वो होता है सबसे पहला सब एटॉमिक लेवल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। फिर ये मिलते हैं और एटम बन जाता है, ये अगला लेवल होता है। फिर एटम्स मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स बन जाता है, ये अगला लेवल होता है। फिर मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जिनको आप कहते हो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। फिर इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स की कॉम्बिनेशन से आपको अगली चीज़ मिलती है, सेल ऑर्गेनल्स। और फिर मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनल्स जब मिलते हैं तो मिलता है सेल। फिर सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन वगैरह वगैरह, तो पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अब इन सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लाइफ स्टार्ट हो जाती है सेल से। सेल में लाइफ मौजूद होती है, सेल जिंदा होता है। सेल जो है वो तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए काम करते हैं वो सेल भी कर रहा होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन भले स्टार्ट सब एटॉमिक लेवल से हो रही होती है, लेकिन लाइफ जो है वो हम काउंट करते हैं जो कि सेल से स्टार्ट हो रही होती है। तो अक्सर जो है लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन में सेल से स्टार्ट कर दिया जाता है। फिर हमने कहा कि हम सेल को पढ़ें, लेकिन उससे पहले हमने थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री पढ़ ली कि जी सबसे पहले 1590 में डेविड नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक माइक्रोस्कोप बनाया था। सिंगल लेंस का माइक्रोस्कोप था। फिर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, अच्छे तरीके से बनाया गया गैलीलियो ने। 1610 में गैलीलियो ने माइक्रोस्कोप बनाया। फिर 1665 को रॉबर्ट हुक ने दो लेंस का माइक्रोस्कोप बनाया था। दो लेंस, दो शीशे के लेंस लगे हुए, तो जाहिर बात है अच्छी मैग्निफिकेशन हो जाती है। तो जो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप बनाया तो वो एक अच्छी मैग्निफिकेशन का था। फिर जब उसने उसमें कॉर्क का सैंपल लिया, कॉर्क कहते हैं, आपने अक्सर लकड़ी के कुछ बहुत मोटे मोटे दरख्त देखे होंगे, तो उसमें एक ब्राउन कलर की स्किन होती है उसकी बाहर, लकड़ी की छाल जिसको आप कहते हो, उसको कहते हो आप कॉर्क। तो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क लिया और कॉर्क को अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप में जब उसने देखा तो उसके अंदर उसको छोटे छोटे से ब्लॉक्स नजर आए। ये आपको डायग्राम भी बना के दिखाएगी, ऐसे ब्लॉक्स नजर आए। इन ब्लॉक्स का नाम उसने रखा सेल। उसके बाद 1831 को रॉबर्ट ब्राउन ने इन सेल्स में छोटी गोल बॉडी ढूंढी, उसको उसने नाम दिया जी न्यूक्लियस का। फिर 1839 को शॉन नाम का एक जोलॉजिस्ट था, उसने जो है ये न्यूक्लियस और ये मेम्ब्रेन, इसके बीच में ये जितना भी हिस्सा है इसका नाम रखा है इसने साइटोप्लाज्म। उसके बाद आते हैं मजीद आगे, तो तीन साइंटिस्ट से मिली हुई एक सेल थ्योरी होती है हमारे पास, शेल्डन, शॉन और विर्चू की। शेल्डन ने 1838 को, वो एक बॉटनिस्ट था और उसने बहुत सारे पौधों को, उसने उसका सैंपल जो है वो माइक्रोस्कोप में देखा। सर आवाज़ बार हल्की हो रही है, ठीक है मैं थोड़ा सा ज़ोर ज़ोर से बोलता हूँ। कहाँ है माइक, ये रहा। तो 1838 को शेल्डन नाम का एक बॉटनिस्ट था, बॉटनिस्ट उसको कहते हो आप जो पौधों की स्टडी करता है। तो शेल्डन पौधों की स्टडी करता था, उसने बहुत सारे पौधों के सैंपल्स लिए, उनको माइक्रोस्कोप में देखा और उसने यही चीज़ देखी कि तमाम सैंपल्स जो हैं वो ऐसे छोटे छोटे सेल से मिलके बने हुए। तो उसने एक बात बताई आपको कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। फिर उसके एक साल बाद 1839 को शॉन नाम का एक जोलॉजिस्ट था, उसने बहुत सारे एनिमल के सैंपल्स लिए, उनको स्टडी किया और उसको भी ये नज़र आया कि एनिमल्स के सैंपल में भी सेल्स मौजूद होते हैं। लिहाजा उसने ये बात बोली कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, लेकिन उसको एक स्ट्रक्चर नहीं नज़र आ रहा था जिसको बाद में सेल वॉल का नाम दिया गया। फिर उसके बाद 1855 को रुडोल्फ विर्चू नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने हमें ये बात बताई कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। नए सेल्स पुराने सेल्स से बनते हैं। आपकी बॉडी में जितने भी पुराने सेल होंगे वही आपकी बॉडी के नए सेल्स को बनाते हैं। तो इन तीनों की बातों को मिला के एक छोटी सी थ्योरी बना दी गई जिसका नाम दिया गया सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दरअसल आपको सेल का इंट्रोडक्शन बताती है, एक बेसिक बातें बताती है सेल की। क्या है वो बात? पहली, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। तमाम ऑर्गेनिज्म, चाहे पौधे हों चाहे एनिमल्स हों, सेल से मिलके बने हुए होते हैं। जिनमें सेल नहीं है ना वो फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं है। दूसरा पॉइंट सेल थ्योरी का है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। बनावट के तबार से यूनिट कहते हैं सबसे छोटी चीज को। जैसे कि आपके पास जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, 1000, 2000, 3000, इनमें यूनिट किसको कहते हो आप? 1 को। वो सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटी चीज को आप कहते हो यूनिट। तो स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल, यानी कि आपके जिस्म का सबसे छोटा है बुनियादी बनावट के तबार से। और फंक्शनल यूनिट भी है आपका सेल। फंक्शनल यूनिट से मुराद
क्या आपके जिस्म में जितने भी काम हो रहे होते हैं, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, ये भी हमारे सेल्स के अंदर हो रहे होते हैं। तो बनावट और फंक्शन दोनों एतबार से सेल सबसे छोटी चीज है आपके जिस्म के अंदर। और तीसरा पॉइंट वही रुडोल्फ विर्च्यू वाला कि जो पुराने सेल्स हमारे जिस्म में जितने भी हैं वो ही नए सेल्स को बनाते हैं, जिनको हमने बाद में फिर सेल डिवीजन का नाम दिया। अब आगे मजीद बढ़ते हैं जी, थोड़ा सा और सेल के बारे में। अब ये तो हिस्ट्री हमने पढ़ ली, अब हम थोड़ा सा सेल को स्टडी करते हैं। अब हम थोड़ा सा सेल की स्टडी करेंगे। देखिए जी, सेल के अंदर सबसे पहले होते हैं जी बेसिक पार्ट्स। सेल के अंदर होते हैं कुछ बेसिक पार्ट। क्या क्या बेसिक पार्ट होते हैं जी? पहला सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म, और तीसरा न्यूक्लियस। ये तीन तो बड़े बेसिक पार्ट हैं, बुनियादी, जो आपको तमाम सेल्स के अंदर मिलेगा, चाहे एनिमल्स का हो चाहे प्लांट्स का हो। तमाम सेल में, चाहे बैक्टीरिया, चाहे एल्गी, चाहे फंगस, तमाम में आपको ये तीन बेसिक पार्ट लाजमी मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। लेकिन प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगस और एल्गी इन चार किस्म के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगस और एल्गी, इन चारों में आपको सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अलावा चौथा पार्ट भी मिलता है, जिसको आप कहते हो सेल वॉल। ठीक है, एनिमल्स में नहीं है, क्योंकि एनिमल्स को देखे मैंने इस लिस्ट में नहीं लिखा। तो हमारे पास सेल के बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं जी? बुनियादी पार्ट, यानी कि आपको हर सेल में मिलेगा। सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, ये तो बेसिक पार्ट है। और जो प्लांट, बैक्टीरिया, फंगस और एल्गी है, उनमें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अलावा एक और चौथी चीज मिलती है, जो कि सेल वॉल होती है। ये एनिमल्स में एब्सेंट होती है, एनिमल्स में ये नहीं होती। तो एक तो ये बात जरा बुनियादी बात ध्यान में बिठा लिएगा कि प्लांट का सेल है, बैक्टीरिया का है, फंगस का है या एल्गी का है, उनमें क्या क्या होगा? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। और जो एनिमल्स के सेल होते हैं, हम भी एनिमल्स में आ जाते हैं, हमारे सेल में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होती है, वॉल नहीं होता। ठीक है, अब जरा इन बेसिक पार्ट्स के तबार से अगर हम सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो ये आपके पास एक सेल का स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। ये जो किनारा है ना, बॉर्डर जिसको आप कहते हो, जहां से सेल स्टार्ट हो रहा है, इट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, बॉर्डर जो होती है। इसने आपके सेल की हिफाजत करनी है, इसने आपके सेल को बाकी तमाम से अलग कर दिया। यहाँ से आपका सेल स्टार्ट होता है। तो जैसे मुल्कों की बॉर्डर होती है, ग्राउंड की चार दीवारियां होती हैं, आपके घर की जो वॉल है, इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन जो है आपके सेल का किनारा है, सेल की बाउंड्री है। उसके अलावा हमें सेल के अंदर एक सेंटर में या साइड में एक गोल बॉडी मिलती है। इस गोल बॉडी को आप कहते हो न्यूक्लियस। ये वो दूसरी पार्ट हो गई, ये भी आपको मिलेगा सब सेल्स के अंदर। कुछ सेल्स में, जिनको हम प्रोकैरियोट कहते हैं, उसमें न्यूक्लियस होता है लेकिन नजर नहीं आ रहा होता, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो दो पार्ट हो गए जी बेसिक, सेल मेम्ब्रेन विच इज द बाउंड्री ऑफ द सेल, और दूसरी एक गोल बॉडी है जिसको हमने न्यूक्लियस का नाम दिया। बीच में हो, साइड में हो, बहरहाल होगी। और उसके अलावा बाकी तमाम जो पोर्शन बच गया, बाकी तमाम ये सारे जिसको मैं लाइनें डाल रहा हूँ, ये जो बाकी तमाम पोर्शन बच गया, ये जेली की तरह का होता है, जेली टाइप का मटेरियल होता है, यानी कि पानी नहीं होता, ना ही सॉलिड होता है, ये जेली की तरह होता है, विस्कस। इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये तीसरी चीज हो गई। देख ले, सेल सेल के ये तीन बेसिक पार्ट हो गए, किनारे की बाउंड्री, फिर बीच का सारा साइटोप्लाज्म, जेली लाइक मटेरियल, और आखिर में बीच के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, गोल बॉडी। और जो प्लांट के होते हैं, अगर यही सेल अगर हम प्लांट का बना लें, तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और चीज आपको नजर आएगी, ये जो ब्लू से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और चीज मौजूद होती है, उसको आप कहते हो सेल वॉल। तो अगर प्लांट का सेल है तो सबसे पहले सेल वॉल आएगा, फिर सेल मेम्ब्रेन आएगा, फिर सारा साइटोप्लाज्म होगा, बीच में न्यूक्लियस होगा। और अगर एनिमल का सेल है तो सेल वॉल नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन से सेल स्टार्ट हो रहा होगा, फिर साइटोप्लाज्म होगा और फिर न्यूक्लियस होगा। ठीक है जी। उसके बाद अक्सर आपने सुना होगा जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक वर्ड आपने सुना होगा बड़ा, प्लाज्मा या साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सब क्या होता है जी, ये मैं आपको बताता हूँ। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कभी कभार हम सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह देते हैं। ये क्या होता है? देखिए, अब ये जो न्यूक्लियस है ना आपका,
ये जो गोल बॉडी न्यूक्लियस है, ये भी इंटरनली अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर भी जेली लाइक मटेरियल है, बिल्कुल वैसा जैसे साइटोप्लाज्म में। यानी ये आपका जो साइटोप्लाज्म है ये सारा जेली लाइक मटेरियल है। इसी तरीके से अगर आप न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को देखेंगे तो वो भी आपको जेली लाइक मटेरियल नजर आएगा, और उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अभी हम न्यूक्लियस में इसको और स्टडी करेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म, अगर आप न्यूक्लियस की बॉर्डर हटा दें, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, क्योंकि एक ही जैसी चीज है ये, जेली लाइक मटेरियल। तो इसको फिर हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो अगर मैं दोबारा ड्रॉ करूं तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब ये अंदर का जितना भी आपका ये जेली लाइक मटेरियल है, इसको आप क्या कहोगे? प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म फिर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। जब न्यूक्लियस बन जाएगा, जब ये न्यूक्लियस बन जाएगा तो अब ये न्यूक्लियस के अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है, इसको आपने क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियोप्लाज्म का। और जो बाहर वाला प्रोटोप्लाज्म है उसको आपने नाम दे दिया साइटोप्लाज्म का। तो अक्सर आप वर्ड सुनते हैं प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है सेल के अंदर जितना भी जेली लाइक मटेरियल भरा हुआ है वो सब प्रोटोप्लाज्म है। फिर जब न्यूक्लियस बन जाता है तो न्यूक्लियस के अंदर का जो जेली लाइक मटेरियल है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, और बाहर वाला जो है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेल का एक छोटा सा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि सेल एनिमल का अगर है तो सबसे पहले स्टार्टिंग चीज क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद पूरा जो सेल भरा पड़ा हुआ होगा जेली लाइक मटेरियल से, उसको आप कहते हो साइटोप्लाज्म। और जो बीच में गोल बॉडी होगी उसको आप कहोगे न्यूक्लियस। और अगर ये प्लांट का, बैक्टीरिया का, फंगस का या एल्गी का सेल है तो फिर सेल मेम्ब्रेन से बाहर भी एक और चीज होती है जिसको आप कहते हो सेल वॉल। और ये जो वर्ड अक्सर हम सुनते रहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ये क्या है जी? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर आपका न्यूक्लियस नहीं है तो जो सारा सेल के अंदर जेली लाइक मटेरियल भर रखा है उसको आप प्रोटोप्लाज्म कहते हो। फिर जब न्यूक्लियस बनता है, डेवलप हो जाता है, तो ये मेम्ब्रेन इसके इर्द गिर्द आ जाती है, तो फिर वो न्यूक्लियस के अंदर वाला जो है अंदर वाला जो प्रोटोप्लाज्म है उसको आप नाम दे देते हो न्यूक्लियोप्लाज्म का, और जो बाहर वाला होता है उसको आप दे देते हो नाम साइटोप्लाज्म का। तो ये प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं आप दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। साइटोप्लाज्म सेल से बाहर है, न्यूक्लियस से बाहर, और जो न्यूक्लियस के अंदर है उसको आप कहते हो न्यूक्लियोप्लाज्म। और दोनों को कंबाइनली हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि चीज ये एक ही जैसी है, बनी हुई एक ही जैसी बनावट है, बस न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस के बाहर। अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो आप इसको क्या नाम देते हो? न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस से बाहर है तो आप कहते हो उसको साइटोप्लाज्म। अब हम जरा इन सब चीजों की, ये जो चार बेसिक पार्ट्स आए हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, अब इन सबको हम बारी बारी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम सेल वॉल को पढ़ लेते हैं। सेल वॉल को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहली बात, ये प्लांट्स में होता है, एल्गीज में होता है, बैक्टीरिया में होता है, और फंगस में होता है। एनिमल में ये एब्सेंट होता है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? एनिमल में ये एब्सेंट होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये इनमें मौजूद है प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया और फंगस में। तो उनमें जिन सेल्स में ये मौजूद होता है, ये आउटर मोस्ट पार्ट है, सबसे बाहर यही चीज पाई जाती है। आउटर मोस्ट पार्ट है ये सेल का, सेल के बिल्कुल सबसे बाहर। प्लांट में भी सबसे बाहर होगा, एल्गी, फंगस, बैक्टीरिया, सब में ये बाहर होगा। अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें तो कंपोजिशन के एतबार से अलग है। प्लांट्स और एल्गीज के अंदर जो सेल वॉल बना हुआ होता है वो बना हुआ होता है सेल्यूलोज और पैक्टिन से, जबकि बैक्टीरिया के अंदर सेल्यूलोज नहीं होता, कोई दूसरा कार्बोहाइड्रेट होगा, सेल्यूलोज नहीं होगा। सेल्यूलोज के बजाय कोई दूसरा कार्बोहाइड्रेट होगा, और प्रोटीन भी कोई दूसरा होगा, पैक्टिन नहीं होगा। और फंगस के अंदर कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? फंगस सेल्यूलोज, और प्रोटीन जो होता है वो होता है चिटिन। देखें, अब कंपोजिशन, इसकी बनावट की बात है, ये वाली पॉइंट जो है ये है इसकी कंपोजिशन के हवाले से, इसकी बनावट के हवाले से। एनिमल में तो होता ही नहीं है, लिहाजा एनिमल में तो छोड़ दें आप। बाकी रहा प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया और फंगस, इन चार में। अच्छा, बना हुआ होता है सेल वॉल दरअसल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से। ये कार्बोहाइड्रेट है और ये प्रोटीन है। अब कौन सा कार्बोहाइड्रेट कौन सा प्रोटीन, ये अलग अलग होता है। प्लांट और एल्गी के अंदर कौन सा वाला कार्बोहाइड्रेट होता है? सेल्यूलोज, हमने पढ़ा है ये। पॉलीसैकेराइड्स, बड़ी बड़ी चेन होती है, हमने पॉलीसैकेराइड्स पढ़ा है ना कार्बोहाइड्रेट में, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड।
और फिर पॉलीसेकेराइड में हमने 3 टाइप्स देखी थी, 3 एग्जाम्पल आपको बताई थी, ग्लाइकोजिन, सेल्यूलोज और स्टार्च। तो ये वो सेल्यूलोज है, पौधों की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। पौधों में ये यही मिलता है सबसे ज्यादा दुनिया में, सेल्यूलोज आपको सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? प्लांट्स के सेल वॉल में, यहीं से हासिल होता है। सब्जियां जो हम खाते हैं उसमें वो प्लांट्स हैं, उनकी सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है। तो पहली चीज होती है सेल वॉल की बनावट में जो मेन चीज होती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट, और फिर दूसरी चीज होती है प्रोटीन। प्लांट और एल्गी का अगर सेल वॉल होगा तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट होगा? सेल्यूलोज। और प्रोटीन कौन सा होता है? पेक्टिन नाम का। जबकि बैक्टीरिया के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है वो सेल्यूलोज नहीं होगा, दूसरे कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। हमने अभी आगे के चैप्टर में बैक्टीरिया को पढ़ेंगे, हम वहां उसके नाम पढ़ लेंगे। लेकिन बहरहाल याद रखिएगा सेल्यूलोज नहीं होगा बैक्टीरिया में। और प्रोटीन जो है वो भी कोई सा भी हो सकता है, पेक्टिन नहीं होगा। इसी तरीके से फंगस के अंदर जो सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है फंगस सेल्यूलोज। ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, प्लांट के सेल्यूलोज से काफी सिमिलर होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इसमें, मॉलिक्यूलर डिफरेंस। और जो प्रोटीन होता है वो चिटिन होता है। तो सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलके बनता है। अगर प्लांट और एल्गी का सेल वॉल है तो कार्बोहाइड्रेट होगा सेल्यूलोज और प्रोटीन होगा पेक्टिन। अगर फंगस का सेल वॉल है तो कार्बोहाइड्रेट होगा फंगस सेल्यूलोज और प्रोटीन होगा चिटिन। और अगर बैक्टीरिया का सेल वॉल है तो फिर कार्बोहाइड्रेट कोई सा भी हो सकता है, लेकिन सेल्यूलोज नहीं होगा, कोई दूसरा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, और प्रोटीन भी कोई दूसरा प्रोटीन होता है। अब इसकी बनावट कैसे होती है? कंपोजिशन ही चल रही है हमारी। होता कैसा, अक्सर आपने देखा होगा क्या कहते हैं वो जो जो जहाँ पे परिंदे पलते हैं, देखो नाम जेन से निकल रहा है, घोंसला। हाँ घोंसला, वो जो चिड़िया का घोंसला, अक्सर हम बालों को देख के कहते हैं कि कैसे बाल है तुम्हारे घोंसले की तरह। तो अक्सर आपने देखा होगा चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, ऐसे लंबे लंबे तिनके ला ला के अनशन तरीके से रख देती है, ऐसे अनशन। बिल्कुल इसी तरीके से सेल वॉल बनी होती है। मैंने आपको क्या कहा है, सेल वॉल 2 चीजों से बनती है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, सेल्यूलोज या ये फंगस सेल्यूलोज या दूसरे, ये लंबी लंबी चेन्स होती है, लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं ऐसे, ये होते हैं जी सेल्यूलोज के फाइबर, ऐसे अनशन पड़े हुए होते हैं ऐसे। और ये जुड़े हुए कैसे होते हैं? जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, इस पॉइंट पर 2 कार्बोहाइड्रेट के फाइबर जुड़े हुए, ये जुड़े हुए, तो ये जुड़े हुए होते हैं प्रोटीन से। ऐसे कंपोजिशन होती है घोंसले की तरह। तो ये जो होता है सेल वॉल, इसमें आपके पास मेजर कंपाउंड, मेजर चीज हो जाती है कार्बोहाइड्रेट, जो कि फाइबर्स की तरह होते हैं, ऐसे लंबे लंबे, और कोई खास पैटर्न से नहीं, बस एक के ऊपर एक ऐसे रखे हुए होते हैं। ये होते हैं सेल्यूलोज के फाइबर्स, ऐसे बहुत सारे, और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं थ्रू पैक्टिन। मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ, तो प्लांट में ऐसे सेल्यूलोज के फाइबर्स होते हैं और पैक्टिन से जुड़े हुए होते हैं। फंगस के बैक्टीरिया में फाइबर किसका होगा? फंगस सेल्यूलोज का जुड़ा हुआ किससे होगा? चिटिन से। बैक्टीरिया में फाइबर किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट का जुड़ा हुआ किससे होगा? प्रोटीन से। तो अक्सर आप देखते हैं ना, 2 तिनके आपके पास है, उनको जोड़ने के लिए आप ग्लू इस्तेमाल करते हो, तो ये ग्लू है प्रोटीन। यहाँ पर प्रोटीन ग्लू का इस्तेमाल हो रहा है, और किसको जोड़ रहा है? कार्बोहाइड्रेट के फाइबर्स को। उसके बाद मजीद आगे बढ़ते हैं, सेल वॉल की तरफ जाते हैं। प्लांट के अंदर जो सेल वॉल की टाइप प्लांट के अंदर ही होती है, बस ये सेल है आपका, ठीक है, ये न्यूक्लियस आ गया। प्लांट के अंदर सबसे पहले जो सेल वॉल की लेयर आती है, जो मैंने अभी ग्रीन कलर से बनाई है, ये वाली, इसको आप कहते हो, ये सबसे अंदर की लेयर है सेल वॉल की, इसको आप कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल। इसके बाहर एक और लेयर होती है सेल वॉल की, ऐसे एक और लेयर होती है सेल वॉल की, इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल। तो सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है वो उसकी 2 लेयर्स होती है। एक सबसे बाहर वाली लेयर होती है, इसको आप कहते हो प्राइमरी सेल वॉल, और एक फिर उसके बाद आती है अंदर, उसको आप कहते हो सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, सबसे पहले पौधा जो है अपनी प्लांट प्राइमरी सेल वॉल बनाता है। इस सेल वॉल में जो चीजें चाहिए होती हैं, सेल्यूलोज और पैक्टिन, ये आपके साइटोप्लाज्म से बनता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म से बन के बाहर आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है। यहाँ से ये कार्बोहाइड्रेट और पैक्टिन, या आपकी जो सेल की मैकेनिज्म है जो अभी हम पढ़ेंगे, वो ये चीज़ें बना के बाहर फेंकना शुरू कर देती हैं सेल के बाहर, और वो यहाँ बाहर आके जमा होना शुरू हो जाती है, और जमा होते होते क्या बन जाती है? ये प्राइमरी सेल वॉल, ये प्राइमरी सेल वॉल बन जाती है।
शुरू का जो पौधा होता है उसका जो नया इमैच्योर सेल होता है उसमें प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती। फिर जैसे जैसे पौधा और आगे बढ़ता रहता है तो यही चीज़ें आके मजीद जमा होनी शुरू होती है और दूसरी लेयर बनाना शुरू कर देती हैं, और दूसरी लेयर को आप कहते हो सेकेंडरी सेल वॉल। तो शुरू का अगर कोई यंग सेल है पौधे का, यंग सेल, उसमें खाली प्राइमरी सेल वॉल मिलेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मजीद साइटोप्लाज्म ये कार्बोहाइड्रेट और पैक्टिन देना शुरू करेगा, तो एक और लेयर बन जाएगी जिसको आप कहते हो सेकेंडरी सेल वॉल। तो दो लेयर्स होती है सेल वॉल की, सबसे बाहर वाली प्राइमरी और सबसे सेकेंड जो अंदर वाली है उसको आप कहते हो सेकेंडरी। उसके अलावा अब अगर हम ये दो सेल बनाए, ये एक सेल की सेकेंडरी हो गई और ये उसकी प्राइमरी हो गई, ये उसकी प्राइमरी हो गई, ठीक है, ग्रीन से मैंने प्राइमरी बनाई है। इसी तरह ये बराबर वाला सेल है, ये उसकी सेकेंडरी सेल वॉल हो गई और ये उसकी प्राइमरी सेल वॉल हो गई, ये प्राइमरी सेल वॉल। तो दो लगातार आपके दो बराबर बराबर के सेल हैं, इनके बीच में भी गैप होता है, ये देखें आप गैप नजर आ रहा है, यानी कि दोनों की, ये एक सेल और ये दूसरा ऐसे नहीं जुड़े हुए होते, ऐसे नहीं जुड़े हुए होते ये सेल कि एक के बराबर में दूसरा नहीं, बीच में थोड़ा सा गैप होता है। इस गैप को हम कहते हैं मिडल लेमिला, और कुछ बायोलॉजिस्ट जो है इसको भी सेल की एक लेयर मानते हैं, मिडल लेमिला। दरअसल बेसिकली ये लेयर है या नहीं, इसको लेयर क्यों मानते हैं ये, क्योंकि ये भी आपकी सेल्यूलोज और पैक्टिन से बना हुआ होता है, लेकिन ये किस सेल की ये नहीं कह सकते, अभी तो बीच का गैप है। तो ये तीन लेयर्स बन गई आपकी सेल वॉल की। मिडल लेमिला जो कि दरअसल दो सेल के प्राइमरी वॉल के दरमियान का गैप है, ये भी सेल्यूलोज और पैक्टिन से बना हुआ होता है। फिर आती है सबसे पहली वाली यानी ये वाली वॉल, इसको आप कहते हो प्राइमरी सेल वॉल, और फिर इंटरनल वॉल आती है, इसको आप कहते हो सेकेंडरी वॉल। उसके बाद फिर वो सेल मेम्ब्रेन आ जाती है और फिर वो सेल शुरू हो जाता है। तो ये सेल वॉल है। सेल वॉल में दोबारा रिपीट करता हूँ, सेल वॉल आपको प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया, फंगस में मिलेगा, एनिमल में नहीं होता। प्लांट का सेल वॉल सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनता है, फंगस का सेल वॉल जो है फंगस सेल्यूलोज और चिटिन से बनता है, जबकि बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बनता है। कैसे बना हुआ होता है, लंबे लंबे कार्बोहाइड्रेट्स के फाइबर्स होते हैं जो कि आपस में पैक्टिन या प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं। आपके पास तीन लेयर्स हैं प्लांट के अंदर, सेल वॉल की तीन लेयर्स होती है। जो सेल मेम्ब्रेन के फौरन बाद आती है यानी इंटरनल वाली, उसको आप कहते हो सेकेंडरी। फिर उसके बाद जो होती है बाहर की तरफ वो होती है प्राइमरी, और दो सेल की जो प्राइमरी वॉल होती है उनके बीच में जो गैप होता है उसको आप कहते हो मिडल लेमिला, ठीक है। तो इस बात को जरा अगर हम यहाँ ये बनी हुई है डायग्राम, तो हमारे पास ये एक सेल हो गया, ठीक है, और ये उसकी अंदर वाली है, ये बाहर वाली है, ये एक सेल, ये अंदर वाली बाहर वाली। अब ये बाहर वाली है ये क्या कहलाएंगी, प्राइमरी। ये अंदर वाली सेल वॉल है, इसको आप कहोगे सेकेंडरी, और ये जो बीच का गैप है इसको आप कहोगे मिडल लेमिला, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब इस सेल वॉल में बीच में जो गैप होते हैं, कहाँ क्या करूँ, जैसे कि अब मैं खाली पूरा सेल नहीं बना रहा, ये बस मैंने बड़ा सा कर दिया इसको, ऐसे बड़ा सा कर दिया मैंने, ठीक है जी। ये सारा पोर्शन जो है ये साइटोप्लाज्म है अंदर सेल का, ये आपकी जो है सेल मेम्ब्रेन है, और ये वाली लेयर जो है सेकेंडरी वॉल हो गई, सेकेंडरी, और ये वाली जो है वो प्राइमरी हो गई, ठीक है। तो मैंने खाली एक सेल का किनारा थोड़ा सा मैग्नीफाई किया है, ये सबसे आउटर वाली लेयर है, ये प्राइमरी हो गई, फिर ये वाली जो लेयर है ये सेकेंडरी सेल वॉल हो गई, ये हमारा वो सेल मेम्ब्रेन आ गया, और फिर ये सारा अंदर जो है जेली लाइक मटेरियल यानी कि साइटोप्लाज्म है। अब इनमें जगह जगह गैप होते हैं, ऐसे ऐसे गैप होते हैं सेल वॉल में, ये गैप आ गया, देखिए ये गैप है, इस गैप को हम कहते हैं प्लाज्मोडिस्मेटा। इस गैप को आप कहते हो प्लाज्मोडिस्मेटा, और इन गैप के जरिए चीजें आना जाना करती हैं, चीजें इस गैप के जरिए ऐसे अंदर आ जाती हैं सेल के, या फिर सेल से बाहर चली जाती हैं। तो जैसे आपने अक्सर दीवार होती है और दीवार में आप एक खिड़की बना देते हैं और उस खिड़की से हवा आना जाना कर रही होती है, बिल्कुल इसी तरीके से सेल वॉल में भी आपके एक गैप मौजूद होता है, एक छोटा सा सुराख मौजूद होता है, और जगह जगह होते हैं ये सुराख। इस सुराख को हम कहते हैं प्लाज्मोडिस्मेटा, और इन सुराखों के जरिए सेल्स में से चीजें आना जाना शुरू करती हैं। याद रखिएगा सेल वॉल में ये मेम्ब्रेन में सुराख नहीं होता, ये सिर्फ सेल वॉल में है आपका सुराख, ये यहाँ पर, ये सेल वॉल में सुराख है, मेम्ब्रेन में सुराख नहीं होता। तो इन सुराख के जरिए सेल वॉल से चीज आ जाएगी, लेकिन मेम्ब्रेन उसको छानेगा, मेम्ब्रेन देखेगा जी कि वो अंदर लाने के ले जायक है या नहीं। तो हमारे पास सेल वॉल में जगह जगह ये ऐसे ऐसे गैप्स होते हैं,
इन गैप को आप कहते हो प्लाज्मोडिस्टेटा, और इन गैप्स के जरिए चीजें जो है सेल के अंदर आ जाती है, सेल वॉल को क्रॉस करके अंदर आ जाती है। बाकी जगहों से ना यहाँ से चीजें नहीं जा सकती, सिर्फ इन गैप्स के जरिए जो है चीजें अंदर या बाहर आ सकती है। तो ये हो गया जी सेल वॉल। सेल वॉल आपको प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंगस के अंदर मिलता है, और एनिमल्स में ये नहीं होता। इसकी बनावट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का हाथ है। कार्बोहाइड्रेट के बड़े बड़े फाइबर्स होते हैं जो प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कौन सा है, इस हिसाब से प्लांट की, बैक्टीरिया की और फंगस की सेल वॉल डिफरेंट होती है। बाकी 12 लेयर वगैरह सब एक जैसी होती हैं। 3 लेयर्स हैं आपके पास सेल वॉल की। सबसे अंदर वाली जो सेल वॉल की लेयर होती है उसको आप कहते हो, सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको आप कहते हो सेकेंडरी। उससे बाहर वाली जो होती है उसको आप कहते हो प्राइमरी। और दो सेल की जो प्राइमरी वॉल है उनके बीच में जो गैप होता है उसको आप कहते हो मिडल लैमिना। इट इज ऑल्सो अ लेयर, इसको भी आप सेल की लेयर मान लेते हो। और आपके सेल वॉल में जगह जगह सुराख होते हैं, और उन सुराख को आप कहते हो प्लाज्मोडिस्मेटा, जिसकी मदद से आपके सेल वॉल से चीजें जो है वो क्रॉस करके अंदर आ जाती है। अब सेल वॉल का काम क्या होता है जी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल? सबसे पहला, इट प्रोवाइड सपोर्ट, it provides support and definite shape, डेफिनेट शेप। ये आपके सेल को सपोर्ट और एक खास शेप देती है। अक्सर आप देखें जी कि हम एनिमल्स, अगर हम अपने आप को देखें, आप अपनी खाल को लें और उसको खींच दें, खींच जाएगी, छोड़ देंगे वापस आ जाएगी। यानी हमारी खाल इलास्टिक है। हमारे गोश्त को भी आप छेड़ सकते हो, उसका शेप को चेंज कर सकते हो। आप गोश्त को दबा दो, दब जाएगा, छोड़ दोगे वापस आ जाएगा। ठीक है, हमारे अक्सर जो हम देखते हैं हमारे एनिमल्स की बॉडी के अंदर शेप फिक्स नहीं होता। आप उसको दबाओ तो उसका शेप चेंज हो जाता है। अगर हम खाल को खींचें खिंच जाएगी, छोड़ दें वापस चली जाएगी। बट इन केस ऑफ प्लांट हमें ऐसा नजर नहीं आता। आप अगर लीफ को खींचें खाल की तरह खींचेगी वो? नहीं। अगर आप स्टेम को खींचे खाल की तरह खींचेगी वो? नहीं। रूट्स के साथ भी यही मामला है। तो हम ये देख रहे हैं कि एनिमल्स के अंदर खिंचाव है, एनिमल्स के जो सेल्स होते हैं उनमें शेप मेंटेन नहीं होता। आप चाहें तो खींचें, वो खिंच जाएगा, छोड़ दें वापस आ जाएगा। बट इन केस ऑफ प्लांट, प्लांट का आपको एक डेफिनेट शेप नजर आ रहा है ड्यू टू सेल वॉल। आपके पास ये जो सेल है ना, ये एनिमल सेल है। आप इसको खींचें, ये खिंच जाएगा, ऐसे चौड़ा हो जाएगा, छोड़ देंगे वापस ऐसा बन जाएगा। लेकिन अगर ये एनिमल का था, अगर ये प्लांट का सेल है तो ये आ गई इसमें वॉल, और वॉल होती है सख्त। अब इसका शेप चेंज नहीं होगा। अब अगर आप इसको खींचोगे ना, ये ऐसे नहीं हो पाएगा। तो सेल वॉल जो है आपके सेल को शेप देता है। यही वजह है कि आपके जो प्लांट के सेल्स होते हैं हम उनमें इलास्टिसिटी नहीं देखते, लेकिन एनिमल्स के जो सेल होते हैं हम उसमें देखते हैं कि उसमें इलास्टिसिटी मौजूद है। 2 मिनट रुकिएगा जरा, मेरी बैटरी इसकी खत्म हो रही है, मैं जरा चार्जर लगा दूं। हाँ, तो हम क्या देखते हैं कि एनिमल्स की बॉडी में जो सेल्स मौजूद होता है वो इलास्टिक होता है। आप उसका पकड़ के उसको खींचे, वो खींच जाता है। बट इन केस ऑफ प्लांट हमें ये चीज नजर नहीं आती। प्लांट में हमें इलास्टिसिटी कम नजर आती है या नजर ही नहीं आती। वजह ये है कि प्लांट के अंदर वॉल होती है। सारे लाया